हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी नंबर्स की इरेशनलिटी प्रूव करने से रिलेटेड। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक अल्टरनेट ईयर या फिर रेगुलरली किसी ना किसी सेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, यदि आप आज की क्लास अच्छी तरह से पूरा ध्यान लगाकर देखोगे और एक एक चीजों को मेरे साथ समझते हुए चलोगे तो यकीन मानना इनमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप मिस कर पाओ। और इन क्वेश्चन की वेटेज तकरीबन 2 नंबर 3 नंबर की है पेपर में। तो होता क्या है कि जब तक हम एक एक 2 नंबर को क्लब नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा स्कोर कैसे होगा। तो क्यों इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने। वैसे भी इस साल क्या है कि कोर्स रिड्यूस होने की वजह से इस चैप्टर की वेटेज थोड़ी बढ़ गई है एज पर सीबीएसई। तो ये जो हमारा चैप्टर है इस बार 4 नंबर का नहीं 6 नंबर का है। तो 6 नंबर में किसी भी बच्चों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इग्नोर करके चले। तो इस बार यहां से थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे क्योंकि 6 नंबर का चैप्टर हो चुका है। तो आइए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ चीजों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो आइए एक एक करके उन चीजों को हम पढ़ते हुए चलते हैं। आइए हम कुछ चीजों को, बहुत ही बेसिक चीजों को एक बार थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जो हमने लास्ट क्लास की थी नंबर सिस्टम की, वो तो सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रीफ था। ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम वही है या फिर उससे आगे कुछ नहीं है। उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चंस के लिए मेरे पास कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब थोड़ा और उनके बारे में पढ़ते हैं हल्का सा, क्योंकि हमें नंबर्स की रैशनलिटी प्रूव करनी है तो थोड़ा और डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी हमें। रैशनल नंबर जो मेरे पास मैंने वहां पर समझाया था वो होंगे न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, यानी कि पी वाई क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा मेरा, नॉन जीरो। और मैंने आपको इरेशनल की क्या डेफिनेशन दी थी कि जो भी नंबर डेसिमल के बाद ना तो वो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। रिपीट को कई जगह रिकरिंग भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो नंबर मेरा ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है रिपीट होगा, तो उसको मैं कहूंगा इरेशनल नंबर। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर पर ही फोकस रखना है अपना, इरेशनल नंबर्स पर। और वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो क्या है, देखो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बताया था जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, जो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे। तो आपका फोकस उन नंबर पर है इम्परफेक्ट स्क्वायर पर, अगर मैं इनके अंदर रूट प्लेस कर दूं तो, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना यहां पर इरेशनलिटी के लिए, सिर्फ इनका होना चाहिए, इस तरह के नंबर्स का, ठीक है। हो सकता है और भी नंबर हो, लाइक 2 की पावर 1/3 मैं कहूं, या फिर क्यूब रूट ऑफ 3, ये भी रैशनल नंबर होगा। बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना नहीं है, ना ही ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब है ना एक इरेशनल नंबर है मेरे पास बहुत ज्यादा फेमस, पाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे पाई के बारे में। बच्चों को लगता है कि 22/7 ये इसकी वैल्यू है, और ये लिखा क्या हुआ है, देखो भाई ऊपर भी सॉरी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। बेटा बिल्कुल भी ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो आपको वैल्यू दी जाती है ना पाई की 22/7, ये मेरे पास एक होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। क्यों दी गई है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है ना वो होती है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर किसी भी सर्कल का, ठीक है। अब सर्कल क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है मेरा ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, ठीक है। जब हमने पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी, इंसान तो हार ही गए, कंप्यूटर भी हार गया। कंप्यूटर ने 3 ट्रिलियन से आगे वैल्यू बताई ही नहीं, ठीक है।
तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हम पाई की वैल्यू 3 ट्रिलियन यूज करेंगे। तो एक कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम उसकी वैल्यू है ना फ्रैक्शन फॉर्म में ये लिख सकते हैं 22/7, और डेसिमल में अगर यूज करनी है ना उसकी वैल्यू तो होगी 3.14। एक्चुअल वैल्यू जो पाई की होती है ना 3.14 से आगे बढ़ती 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 रहती है और कोई इसका अंत नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपनी जिंदगी निकाल दी लेकिन पाई को टर्मिनेट नहीं कर पाए। तो पाई बड़ा फेमस और बहुत ही अच्छा नंबर है। तो पाई के बारे में जरूर ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। और देखो इरेशनल नंबर, यहां पे डेफिनेशन से भी समझो। और रैशनल नंबर मैंने पहले ही बताया था, जो रेशियो की फॉर्म में लिखे जाए रैशनल नंबर। इरेशनल क्या है कि जो रेशियो की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। और आपको इजी बनाने के लिए कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q, ठीक है। अब देखो एक चीज समझनी और बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे, रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये डेफिनेशन आप जरूर समझना क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। जो भी रैशनल नंबर की मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म की, उसमें बात करूंगा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म की। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म की मतलब जैसे कोई एक नंबर लिखा मेरे पास 3/7, इसको और रिड्यूस किया जा सकता है ऊपर नीचे? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब जैसे मेरे पास लिखा है 2/6, इसको रिड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब चाहे मैं 2/6 को 1/3 लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं मैथ्स की टर्म्स में कैसे बोलूंगा? एक चीज और समझ लो आप, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम ऐसे दो नंबर्स होते हैं पेयर में जिनका HCF 1 होता है। यानी कोई भी नंबर साइमल्टेनियसली ना तो इसको डिवाइड करेगा ना ही इसको। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। देखो 4 और 9 ये भी कोप्राइम होगा क्योंकि इनका HCF होगा 1। आप इसको रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे भी समझ सकते हो जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, यानी कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें क्या है, अगर कॉमन 1 आए तो उसको मैं कहूंगा कोप्राइम, ठीक है। और अगर ऐसी फॉर्मेशन है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है या फिर ये कहो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोप्राइम है, तो उस नंबर को मैं कहूंगा रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो मैं उसको लिख सकता हूं। आप कोई सा भी नंबर उठा लो, 4/8, 1/2 में मैं लिख सकता हूं, उससे ज्यादा और कट ही नहीं सकता। तो बेसिक जो लॉजिक था ना आपको समझाने का वो था स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ठीक है। अब देखो रैशनल और इरेशनल से मिलकर मेरा क्या बना है? रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर इन दोनों नंबर का मेरे पास एक तरीके से यूनियन है कि रियल नंबर को जो कैटेगरी में बांटा गया है ना वो दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो रैशनल और एक इरेशनल, ठीक है। आइए अब कैटेगरी इनकी मैं पूरी आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं। छोटा सा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पूरा एकदम फ्लैशबैक कर लेते हैं। तो आइए जो भी हमने थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है उसको एक थोड़ा चार्ट की फॉर्म में मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। नेचुरल नंबर, इंटीजर की बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो होल नंबर है वो इंटीजर है या नहीं। इस चार्ट के थ्रू आपको क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूं। देखो मैंने लिखा है रियल नंबर, सबसे बड़ा होगा रियल नंबर। रियल नंबर की मैंने दो कैटेगरी बनाई, अभी भी आपको समझाया। एक तो रैशनल में इसको डिवाइड कर दिया और दूसरा इरेशनल। और हर एक तरीके का नंबर मैंने आपको लिखा हुआ है। इरेशनल में क्या है, सारे के सारे अभी फिलहाल 10th के नजरिए से सारे रूट नंबर, और वो सारे के सारे नंबर बाय द डेफिनेशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और उसमें से मैं कुछ की ही बात कर रहा हूं, ये रूट वालों की, ठीक है। ये रैशनल और इरेशनल की दो कैटेगरी मैंने बना दी रियल नंबर में, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर से छोटे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि वो सारे के सारे नंबर्स जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है प्लस 0 को मिला के जो मेरे नंबर्स बने, ठीक है, इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स में मैंने सारे के सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को मिला लिया, तो मेरे डेसिमल नंबर कहां जाएंगे? इससे बाहर ये जितने भी होंगे डेसिमल नंबर होंगे। यानी कि डेसिमल नंबर और इंटीजर्स को मिला के अगर मैं बात करूं तो मेरा बनेगा रैशनल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर्स में से नेगेटिव नंबर मैंने हटा दिए। क्या? नेगेटिव नंबर को मैं हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेंगे? 0
1 2 3, तो 0 और ये सारे के सारे नंबर मेरे पास कहलाएंगे होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में से मैं 0 हटा देता हूं तो नेचुरल नंबर। अब जैसे आप ऊपर से नीचे आए हो, नीचे से ऊपर एक बार स्टार्ट को देखो और अच्छे से समझ में आएगा। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, और अप टू 7 बहुत आगे तक चलते रहेंगे। नेचुरल नंबर है, मैंने 0 डाला यानी कि उसमें इंक्लूड किया, तो ये बन गया होल नंबर। ठीक है, यहां पर कोई भी नंबर नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा इससे बाहर। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर से बाहर जो होंगे ना, लेकिन इंटीजर से बाहर नहीं जाएंगे, वो होंगे इस तरफ, ये नेगेटिव नंबर। अब देखो इंटीजर्स का भी दायरा लिमिटेड है, इंटीजर से आगे होंगे रैशनल, क्योंकि डेसिमल नंबर तो मेरे कहीं आए नहीं। जब मैं इंटीजर में डेसिमल नंबर इंक्लूड कर दूंगा तो वो मेरे पास बन जाएंगे रैशनल, और रैशनल और इरेशनल को क्लब कर दूंगा तो रियल। तो अब किसी भी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेचुरल नंबर रैशनल भी हो सकता है, होल नंबर रैशनल भी हो सकता है, और इंटीजर रैशनल भी हो सकता है। यानी कि नीचे से ऊपर तो पॉसिबल है कि ये हो सकते हैं, यानी कि रैशनल है ना, जो ये सभी नंबर रैशनल होंगे। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि जो नंबर रैशनल है वो इंटीजर भी हो, होल नंबर भी हो, नेचुरल भी हो। क्योंकि देखो 5/7 है, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं 5/2। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2.5। ठीक है, अब रैशनल नंबर देखो ये डेसिमल पार्ट का आ गया, और मैंने अभी भी कहा डेसिमल पार्ट कभी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई रैशनल नंबर ऐसा लिखा हुआ है 4, ठीक है, 4 को क्योंकि मैं फ्रैक्शन फॉर्म में 4/1 लिख सकता हूं, तो ये कुछ भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मेरा नंबर किस तरह का है, किस तरीके के नेचर का है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रैशनल भी होगा। रैशनल है तो रियल भी होगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, पर्टिकुलर केसेस में ट्रू है। अब भाई आप एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपको किसी नंबर को यह प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करूंगा, तो यदि मैं इतना ही प्रूव कर दूं कि वो नंबर रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि वो मेरा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखनी है कि इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए कि मैं अगर उस नंबर को इरेशनल नहीं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं वो रैशनल नहीं है, तो इरेशनल ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रख लेना। वैसे मैं वहां लिख दूंगा कि क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो आइए और कुछ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, बिल्कुल एकदम। आगे देखो एक ये सिंबल बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको भी समझते हुए चलते हैं। भले ही एक छोटी सी चीज है बट समझते हुए चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 35 और 7, ठीक है, अब क्या 7 35 को डिवाइड करेगा? यदि आप इसी बात को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 7 डिवाइड्स 35, ठीक है। अब यदि अगर इसी बात को मैं सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं सिर्फ इस डिवाइड की जगह वो सिंबल लगा दूंगा, ठीक है। ये सिंबल क्या कहता है कि जो डिवाइड कर रहा है ना मेरा नंबर, जो डिवीजर है वो यहां पर आएगा, उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड है, और जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन मेरे पास राइट हैंड साइड है। जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, ठीक है। इसको बिल्कुल भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझने की गलती मत कर देना, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे लिखना हो कि ये 11 डिवाइड्स 33, तो मैं इसको लिखूंगा 11, स्टेटमेंट में जो डिवाइड है उसकी जगह डिवाइड का सिंबल 33, ठीक है। अब जैसा कि मुझे पता है कि 13 डिवाइड नहीं करता, 13 डज नॉट डिवाइड 25, नहीं करता, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, 13 डिवाइड के ऊपर एक हल्का सा ये सिंबल, एक क्रॉस लगा देना 25, तो अंडरस्टूड होगा कि इसका मतलब है क्या। तो मुझे अब और इन दो डेफिनेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है फैक्टराइजेशन और एक प्राइम फैक्टराइजेशन। मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, फिर भी एक क्विकली थोड़ा रिकैप कर लेते हैं चीजों को, ताकि कोई एक्सक्यूज ही ना रहे मेरे पास समझने के लिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना, ठीक है। जैसे मेरे पास देखो 24 है, 24 के मैंने यहां सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब आप
किसी भी दो नंबर, यदि आपका नंबर अलाउ करता है तो 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, जितने भी पॉसिबल है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैं 24 को लिख सकता हूं 2 गुना 12, 3 गुना 8 लिख सकता हूं। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब कुछ भी नहीं, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना, जहां पे हर एक नंबर उसका फैक्टर होगा, लाइक F1, F2, F3, और अगर आपका नंबर अलाउ कर रहा है तो F4, F5। ठीक है, सिंपली फैक्टराइजेशन की यही डेफिनेशन आप समझ के चलो। ठीक है, अब एक प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझना है। अब देखो यहां पे जो फैक्टराइजेशन में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी नंबर कॉम्पोजिट हो सकता है, कोई भी प्राइम हो सकता है, मैं इवन 1 का भी यूज कर सकता हूं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है कि जो आप फैक्टराइजेशन करोगे ना, इनकी हर एक नंबर को जब आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो यहां पर हर एक नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए, प्राइम। ठीक है, क्या होना चाहिए मेरे पास, प्राइम। जैसे देखो मैंने 30 के बारे में लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 गुना 5 30। 420 का मैंने लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कैसे निकालते हैं तो देखो 420, 2 से पहले इसको मैं डिवाइड करूंगा 210, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 105, फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। मिनिमम मैं छोटे से छोटे प्राइम नंबर्स को उठाऊंगा, 3 से मैं डिवाइड करूंगा, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद देखो 4 से तो हो गई नहीं कि 4 ऑलरेडी मेरा कवर हो चुका है, 5 7, और मैं वहां पर छोड़ दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम नंबर से डिवाइड करना, जब मेरे पास आ जाएगा 1। देखो ये मैंने सारे के सारे यही तो नंबर लिखे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आप अब एक चीज बताओ मुझे, क्या प्राइम नंबर का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं कि प्राइम नंबर को मैं किसी भी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन तो कर सकता हूं, क्योंकि 1 इंटू 37 में लिख सकता हूं, क्योंकि 1 भी 37 का फैक्टर है और 37 तो खुद है ही। लेकिन इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकता कि यहां पे भी प्राइम हो और यहां पे भी प्राइम हो। देखो यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1 इंटू 37 लिखा है, बट ये 1 तो प्राइम नहीं है मेरे पास, चलो 37 तो है ही प्राइम, तो दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं नहीं लिख पाया ना, तो 37 का मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर 37 का नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर में 37 का नहीं है, और इसी तरह सारे के सारे प्राइम नंबर जो होंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं 1 की बात कर लेता हूं। 1 को मैं सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकता हूं प्रोडक्ट फॉर्म में, 1 इंटू 1 यहां पर, ठीक है, उसके फैक्टर्स की टर्म में। तो देखो ना तो ये प्राइम हो सकता पहला फैक्टर और ना तो ये, क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो मेरे पास देखो कौन से नंबर बचे, प्राइम को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। 1 को मैंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब मेरे पास कौन से पॉजिटिव इंटीजर बचे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू 7, और उनकी 3 कैटेगरी होती है। या तो फिर पॉजिटिव को कई लोग नेचुरल भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल में 1 2 3 ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसकी तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, प्राइम, 1 और कॉम्पोजिट। अब देखो प्राइम भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, 1 भी, बचे कौन से, कॉम्पोजिट। तो मेरे पास यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर ही मेरे पास ऐसे नंबर बचते हैं जिनका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लेकिन अब इसको हम थ्योरम की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि आपको यह पता है कि मैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। अब देखो होता क्या है, हमें बहुत सारी मैथ्स में चीजें पता होती है, 2 + 2 4 होता है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें पता होती है। लेकिन जब तक हम उनका प्रूफ नहीं करते, ठीक है, तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो हमें अब रिजल्ट पता लगा है ना कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, यानी कि उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। अब यही बात अगर मैं थ्योरी की फॉर्म में लिखूंगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट, कोई ना कोई लेमा, कोई ना कोई थ्योरम यही बनेगा। तो आइए ये जो आपने अभी पढ़ा है ना कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूं, इसी को मैं कहता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। तो आइए जो भी हमने अभी
चीजें की है उनको स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि वही चीज देखो मेरे पास स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी हुई है, वही मैंने आपको बताया था, और वही जब मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा तो वो मेरे पास होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आइए इसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो यहां तक तो आपने पढ़ ही लिया था, अभी जस्ट बाय द एग्जांपल आपने ये सारी चीजें सीखी। अब देखो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे आपको जितने भी यहां पर मीनिंग छुपा हुआ है इस थ्योरम में वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या कहता है वो भी समझते हैं हम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। तो देखो एक एक करके बात करते हैं, यूनिकनेस की भी और प्राइम फैक्टर्स की भी। देखो मेरे पास जो लिखा हुआ है ना 210 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में। और ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि यहां पे हर एक फैक्टर देखो प्राइम है, ठीक है। और ये जैसे कि बाय द डेफिनेशन क्या है, ये फैक्टर्स है सारे के सारे, ठीक है। ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। यहां पे यूनिकनेस का मतलब है कि इनके प्रोडक्ट से सिर्फ एक ही नंबर बनेगा मेरे पास। क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से कोई और नंबर बन सकता है? कभी भी कभी नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर दूं, 11 ऐड कर दूं, तो नंबर मेरे पास हो जाएगा चेंज। यहां पे यूनिकनेस का मतलब है कि ये जो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स है ये यूनिक होंगे, यानी कि इनके प्रोडक्ट से जो नंबर बनेगा वो एक ही होगा। यानी कि जिस नंबर के फैक्टर्स होंगे ना, फैक्टराइजेशन जिस नंबर्स की हमने की होगी, जिस नंबर की हमने फैक्टराइजेशन की होगी वो यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन इनका ऑर्डर जरूर चेंज हो सकता है। आप 3 को पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2 को बाद में लिख दो, 5 को बाद में लिख दो, 7 को आप चाहो तो 7 को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिकमेंड यही किया जाता है कि आप इंक्रीजिंग वे में लिखो, ठीक है। तो ये तो मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गई क्लियर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर चलते हैं। एक थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही थ्योरम है। आइए अब उसको करते हैं प्रूव। तो आइए हम क्लास के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जहां पर हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। ये थ्योरम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, बट आगे जो हम इरेशनैलिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे उसके नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये थ्योरम ऐसी है कि बच्चों को एक स्टेप के बाद समझ ही नहीं आती। मतलब मैंने 90% केसेस में देखा है बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको पूरी समझ में आएगी ये थ्योरम, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट किया है, ठीक है। अब देखो ये थ्योरम कहती क्या है, पहले तो ये देखो, और मेरे पास कंडीशन क्या क्या दी हुई है, हम इसका करने वाले हैं प्रूव, ठीक है। मेरे पास क्या दिया हुआ है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। हमने मान लिया कि P एक प्राइम नंबर है, और उन्होंने एक कंडीशन दी है कि P डिवाइड करेगा A स्क्वायर को। तो आपको क्या प्रूव करना है कि P A को भी डिवाइड करेगा। अगर P एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो प्राइम नंबर उसके रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, पॉजिटिव को। वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर A क्या है मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। मैं अभी फिलहाल यहां पे लिखा है A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मुझे ऊपर वाली थ्योरम करनी है अप्लाई, तो मैं मान के चलूंगा कि A मेरा कॉम्पोजिट नंबर है। मैं अभी मान रहा हूं फिलहाल कि मेरे पास A कॉम्पोजिट नंबर है, बाकी 2 मैं बता दूंगा आगे वीडियो में कि क्यों नहीं मैंने कंसिडर किए, प्राइम और 1 को क्यों नहीं कंसिडर किया। अब देखो बड़े ध्यान से समझते हुए चलो इस थ्योरम को, आपको 1 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं हटाना इस थ्योरम पे से। देखो दिया क्या है उन्होंने, P एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में बड़े ध्यान से समझते चलो। जो आपको दिया है गिवन P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि A मेरे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो ऊपर वाली थ्योरम मेरे पास क्या कहती है, अगर मेरे पास A या फिर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम्स में, या फिर उसका फैक्टराइजेशन मैं प्राइम में कर सकता हूं। ठीक है, तो अब आप ऊपर वाली थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, ए कैन बी फैक्टराइज, यानी कि ए को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, ए कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई, यहां पे तो मैंने थ्योरम लगाई है। अब मैं लिख भी लेता हूं क्या प्राइम नंबर्स हैं। a इज इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn। ठीक है भाई, फाइनाइट ही होंगे क्योंकि नंबर मेरे पास फाइनाइट है। अब यहां पर है ना एक चीज आपको लिखनी है, p1 p2 pn नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, यानी कि प्राइम फैक्टर जरूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट हो। देखो मैंने एक एक इसलिए आपके सामने एग्जांपल भी लिखा है। अगर मैं 60 को लिखता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में, मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, क्या हर एक फैक्टर अलग अलग लिखा हो? नहीं, देखो यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। ठीक है, तो यहां पे यही कह रहा है कि p1 p2 p3 जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, ये सारे फैक्टर अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो दोनों की दोनों कंडीशंस के लिए हमने लिख दिया p1 p2 अप टू सो ऑन pn नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, यानी कि वो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये भी। तो इस पॉइंट को लिखने का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को। अब आगे बढ़ते, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर बड़े ध्यान से समझना, a स्क्वायर मेरे पास क्या है p1 इंटू p2 अप टू सो ऑन pn। ठीक है, इंटू p1 इंटू p2 अप टू सो ऑन pn, ये मेरे पास है। और इसी को मैं आगे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर pn स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको आ गया होगा समझ। अब एक चीज देखो, आप यहां पर है ना कुछ टाइम के लिए आप कंसीडर करो a को, अगर ये थ्योरम अच्छी तरीके से समझने, मान लो 30 है सपोज करो। ठीक है, a स्क्वायर क्या होगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना कि 30 के जो प्राइम फैक्टर्स है यहां पर कितने हैं 3, क्या क्या 2 3 और 5। ठीक है, 30 का अगर मैं स्क्वायर भी कर दूं तो भी मेरे पास कितने प्राइम फैक्टर्स रहेंगे 3, क्या रहेंगे 2 3 और 5। ठीक है, अगर मैं इसका क्यूब भी कर दूं ना तो भी मेरे पास प्राइम फैक्टर्स तो वही रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने रहेंगे 3, क्या रहेंगे 2 3 5। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, कुछ भी करूं, प्राइम फैक्टर्स मेरे वही रहेंगे। क्या रहेंगे प्राइम फैक्टर्स वही रहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, सिमिलरली हमने यहां पे क्या लिखा है p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, p एक मेरे पास प्राइम नंबर है, तो p क्या बन गया p इज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। p क्या होगा प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का। अभी मैंने बताया कि a स्क्वायर के भी और a भी प्राइम फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, यानी कि a स्क्वायर के भी वही प्राइम फैक्टर्स रहेंगे जो a के थे। ठीक है, a स्क्वायर के भी क्या वही प्राइम फैक्टर्स रहेंगे जो a के भी थे। ठीक है, तो a के फैक्टर क्या थे फिर, जैसा कि मुझे पता है a के फैक्टर्स क्या थे p1 इंटू p2 अप टू सो ऑन pn थे। ठीक है, यहां पर p एक प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का, और a स्क्वायर के भी वही प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि a के थे, तो a स्क्वायर के भी क्या प्राइम फैक्टर्स हो गए यही। तो p इसको डिवाइड कर रहा है और एक प्राइम नंबर भी है, तो इसका मतलब क्या है कि p मेरा इन्हीं में से कोई एक होगा। क्या होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा, यानी कि p इज वन ऑफ p1 इंटू p2 अप टू सो ऑन pn। अगर p इनमें से कोई एक है और ये मेरे पास लिखा हुआ है a, क्योंकि a को ही तो मैंने प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया है, तो इसका मतलब क्या है कि
P डिवाइड कर जाएगा A को, P डिवाइड्स A। यही तो मुझे शो करना था ना रिजल्ट में, P डिवाइड्स A। तो आइए अब हम क्लास में इनकी इरेशनलिटी प्रूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो भी हमने अभी तक क्लास में किया है वो एक्चुअली बेसिक था यहां तक पहुंचने का, ठीक है। डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को हम कर नहीं सकते थे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको जस्ट थ्योरम प्रूव कराई है उसमें मैंने कहा था कि ए को हमें कॉम्पोजिट नंबर मानकर चलना है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का डाउट उठता है कि सिर्फ कॉम्पोजिट ही क्यों मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में तो और भी दो कैटेगरी होती है ना, एक तो प्राइम और एक वन। देखो बेटा, प्राइम को इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि अगर ए को मैं अगर प्राइम कंसीडर कर लेता, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर कोई दूसरा है P1 को कंसीडर में, देखो बेटा अगर मैं ए को प्राइम नंबर कंसीडर कर लेता, ठीक है, तो ये रिजल्ट तो मेरे पास होल्ड ही नहीं कर सकता था ना, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना था, P डिवाइड्स A, जबकि एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबरों का भी डिवाइड ही नहीं कर पाता, ठीक है। अगर मैं 1 कंसीडर करता तो यहीं की स्टेटमेंट मेरे पास नहीं बनती, क्योंकि जो प्राइम नंबर है सबसे छोटा ही वो है 2 क्या कभी 1 को डिवाइड करता, कभी नहीं करता। तो इसलिए वहां पर कंफ्यूज मत होना, हमेशा कॉम्पोजिट नंबर ही लेकर चलना, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखे हैं, प्रूव करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर हमेशा याद रखने हैं। ये पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट कि जब भी मैं यहां पर रैशनल नंबर की बात करूंगा ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा, इनकी ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भाग कोई पार्ट कॉमन नहीं है, उनके बीच में HCF 1 है। दूसरा, आपको ये थ्योरम ध्यान रखनी है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में मैं करूंगा क्या कि मैं मान के चलूंगा कि ये मेरे पास नंबर रैशनल है और मैं अपने आगे स्टेप्स करता रहूंगा और जो मैंने स्टेप्स किए हैं वहीं पर ही उनमें से कोई स्टेप मेरा गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरी अजम्पशन को वो कर देगा रॉन्ग प्रूव, ठीक है। यानी कि जो फिर एक्चुअली उसका रिजल्ट होगा ना, जो मैंने माना होगा, वहां पर मैं हो जाऊंगा कॉन्ट्रडिक्ट, ठीक है। यानी कि जो मैंने माना है वो गलत माना है। तो यही है सिंपली मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आइए क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के सहारे अब आपको समझ में आ जाएगा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या। अब देखो, ये 3 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई एक क्वेश्चन प्रूव करते हैं हम, ठीक है। हम कोई सा भी एक उठा लेते हैं √2। तो देखो बच्चों, आपको ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन में लिखनी ही पड़ेगी, हर एक जगह आपको कॉमन होगी कि हम देखो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है। मैं मान के चलता हूं अपोजिट, तो इसीलिए मैंने लिखा है लेट्स अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी, ठीक है। यानी कि मैं उल्टा मान रहा हूं, दैट √2, यहां पर ये ध्यान रख लेना, ठीक है। यहां पर जब कोई सा भी नंबर आ जाए आपको ऐसे ही लिखनी, उसकी लैंग्वेज सेट है कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जहां पर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होंगे और मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो मैंने क्या माना, √2 को रैशनल माना है, तो रैशनल की प्रॉपर्टी वो जरूर होल्ड करेगा। और अभी अभी मैंने कहा है कि हमेशा रैशनल नंबर कौन से मानने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के, यानी कि ए और बी के बीच में HCF होगा मेरा 1। अब इस चीज को है ना यहां पर स्टार मार्क कर देता हूं, क्योंकि मैं आगे चल के इसी को ही कॉन्ट्रडिक्ट प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इसको आगे कैसे बढ़ सकता हूं, मैं इसका करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की मैंने, तो मेरे पास आ गया 2 = a² डिवाइडेड बाय b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, क्या आता है, a² = 2 × b²। a² मेरे पास कैसे लिखा हुआ है, 2 × b², यानी कि ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि a² को मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जहां पर दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि 2 डिवाइड कर जाएगा a² को, ठीक है। और 2 क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर। अब ये थ्योरम लगाओ, तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड कर जाएगा a को, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक तो सभी बच्चों को आ गया होगा समझ। अब अगर 2a को डिवाइड करेगा तो 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा,
ठीक है। अगर कोई भी नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो एक मेरे पास क्या आएगा, क्वोशंट आएगा। क्वोशंट इंटू डिविजर इज इक्वल्स टू मैं डिविडेंड लिख सकता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी फॉर सम इंटीजर। तो देखो यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है बिल्कुल भी। जब भी कोई भी नंबर किसी को परफेक्टली डिवाइड करेगा तो मैं उसको जो डिवाइड कर रहा है और जो डिवाइड के बाद जो क्वोशंट आ रहा है उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो वही तो मैंने यहां पर लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को आ गया होगा समझ। अब देखो मैं इसका करता हूं स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास देखो यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 इंटू बी स्क्वायर। यहां पर मैं कर दूंगा उसको पुट, करो बच्चों पुट, 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू सी स्क्वायर है मेरे पास, बिल्कुल है। अब इस 2 से मैं ये 2 क्रॉस कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी स्क्वायर। अगेन बी स्क्वायर कैसे लिखा हुआ है, 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की वो प्रॉपर्टी लगा दो, अगर प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर के रूट को भी या फिर सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। तो अब यहां पर हो गई मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 आपको क्या कहती है, 1 एंड 2 क्या कहती है आपको, that 2 is a common factor of a and b। क्योंकि देखो 2 ने डिवाइड कर दिया a को भी और 2 ने डिवाइड कर दिया b को भी, तो इसका मतलब क्या है कि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। जो नंबर अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है वो कॉमन फैक्टर हो गया ना। ठीक है, अब अगर ये कॉमन फैक्टर है और जबकि मैंने माना था कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब इसको मान लो A यहां पे और इसको मान लो B, जो कंफ्यूजन निकला है। तो मेरे पास क्या आ गया, यही तो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, B कॉन्ट्रडिक्ट्स A। B ने A को कर दिया कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि ये इसको अपोज कर रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो भी नहीं सकता तो हमने जो अजम्पशन मानी थी वो गलत थी। फिर क्या हमने अजम्पशन मानी थी कि √2 एक रैशनल है, तो अगर इसने इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत साबित हो गई। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन के बाद मेरे पास क्या आता है कि √2 रैशनल नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या आ गया, इररेशनल। ये हो गया आपका प्रूफ इररेशनलिटी का। ठीक है, अब आप एक काम करो, जहां जहां 2 दिख रहा है 2 को रिप्लेस कर दो 3 से। ठीक है, 3 को रिप्लेस कर दो 5 से। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ रिप्लेस करना है। और ये आपका असाइनमेंट भी है, हर जगह 2 को रिप्लेस कर दो 3 से, फिर 3 को रिप्लेस कर दो 5 से। तो आपके ये 3 क्वेश्चन बच्चों कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब इस क्लास को करते हैं वाइंड अप और अगली क्लास में लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इररेशनलिटी से रिलेटेड। तो बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका, एक एक कॉन्सेप्ट हमने कोशिश किया कि आपको समझाया जाए अच्छे से। और आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी मेरी, उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी क्लास के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।